हेलो, कैसे हैं? ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। मैं भी ठीक हूँ। मैं श्यामदेव शर्मा, देव इंग्लिश सेंटर, न्यू अशोकनगर, दिल्ली से। देव इंग्लिश सेंटर में न्यू अशोकनगर में आपका स्वागत है। इस सेंटर में शुरू से अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाया जाता है। देव इंग्लिश सेंटर, न्यू अशोकनगर, नोएडा सेक्टर 7 के पास, हनुमान मंदिर के पास, पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास पड़ता है सेंटर। यहाँ बिल्कुल शुरू से अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाया जाता है। पर मंथ केवल 500, केवल 500 रुपये मंथली फ़ी है। और टाइमिंग है सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे। इसके बीच में आप कभी भी 1 घंटे क्लास ले सकते हैं। क्लास मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार प्रतिदिन क्लास होती है। केवल रविवार को बंद रहता है, संडे क्लोज्ड। यहाँ 10 साल से 50 साल तक के लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, सीख के जा चुके हैं और यहाँ सीखते हैं। यहाँ से आप एकदम परफेक्ट अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। यहाँ पर पूरा हम सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। पैकेज जो है, राइटिंग भी है, रीडिंग भी है, स्पीकिंग भी है। मंथ वाइज फ़ी है, 500 रुपये मंथली फ़ी है। और यहाँ सब कुछ लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, ईमेल लिखना, ये सब सीख जाएंगे आप। हिंदी माध्यम से सिखाया जाता है। आपको हिंदी आनी चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी साथ साथ सिखाते हैं, ट्रांसलेशन करवाते हैं, पूरी ग्रामर डिटेल्स में करवाया जाता है। वोकेबलरी, वर्ड पावर तैयार करवाते हैं आपको अंग्रेजी लिखने, पढ़ने, बोलने के लिए। इस तरह से कोर्स यहाँ स्टेप बाय स्टेप चलता है। और आप बिल्कुल चाहे कहीं से भी ना सीखें, बिल्कुल जीरो हो, आप यहाँ से सीख के जाएंगे। क्योंकि यहाँ टोटल प्रैक्टिस है। यहाँ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराते हैं। एक चैप्टर पढ़ाया जाता है और उसमें से कम से कम 200 से 300 सेंटेंस की डेली प्रैक्टिस करवाते हैं। यानी एक चैप्टर 2-3 दिन तक प्रैक्टिस होती है। 3-4 दिन तक प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर सेकंड चैप्टर करवाते हैं 3-4 दिन तक। फिर थर्ड करवाते हैं। ऐसे चैप्टर वाइज कोर्स है और ये सब करवाते हैं। तो इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और सब चीज़ें याद हो जाती है। और पूरे कंप्लीट यहाँ से सब कुछ लेके जाते हैं। लिखना भी और पढ़ना भी, बोलना भी, पढ़ाना भी आ जाएगा आपको। कहीं भी एग्ज़ाम देना हो कंपटीशन का, उसमें भी निकल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पूरे ग्रामर पढ़ाते हैं, सारे आपके कंपटीशन एग्जाम में आएंगे। तो इस तरह यहाँ से सब चीज़ का ध्यान रखा गया है। और उम्र की कोई सीमा नहीं है। आप 10 साल के बाद चाहे जितनी उम्र आपको यहाँ पर आके सीख सकते हैं। कम से कम 10 ईयर्स मस्ट है। इसके बाद जितना भी हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, 55 हो, सब कुछ सिखा देती हैं यहाँ। इतना आसान तरीका है यहाँ। क्योंकि यहाँ सबको समझाते हैं सिंगल सिंगल, इंडिविजुअल। एक साथ सबको नहीं पढ़ाते, सबको सिंगल सिंगल करते हैंडल। और बैच वाइज ही चलती है क्लास, आपके बैच वाइज ही है, लेकिन समझाते हैं सिंगल सिंगल। तो यहाँ कभी भी किसी दिन भी आके एडमिशन ले सकते हैं। कि यहाँ पर कोई डेट नहीं है कि आपको 1 तारीख को आना, 10 को या मंडे को या सैटरडे, ऐसा नहीं है। आप जब भी पढ़ना चाहें उसी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बैच के बना कर नहीं पढ़ाते हैं, सबको सिंगल सिंगल हैंडल किया जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई इस तरह के डेट और ये डे नहीं है। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पर आपको एकदम परफेक्ट हो जा सकते हैं। तो मैं श्यामदेव शर्मा, अब मैं आपको आज सिखाऊंगा चैप्टर जो है, ये 3rd चैप्टर है। चैप्टर कौन सा है ये? चैप्टर 3rd है ये। इसको क्या कहते हैं? यूज ऑफ इज एम आर। पहला चैप्टर हमने सीख लिया हाउ टू राइट नेम्स। सेकेंड चैप्टर था यूज ऑफ ए एंड द आर्टिकल्स। सेकेंड चैप्टर आर्टिकल्स। और 3rd चैप्टर हमारा है यूज ऑफ इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। चैप्टर 3 है यूज ऑफ इज एम आर। इसको पढ़ते इज, जेड वाला साउंड, ज, इज एम आर। इज मतलब है, होता है। एम मतलब हूँ, आर मतलब हो। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और अंग्रेजी में टोटल कुल होते हैं, कितने होते हैं? 13। टोटल होते हैं 13, 13 होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अंग्रेजी में टोटल 13 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। कौन कौन से? पहला इज, फिर एम, फिर आर, फिर वॉज, वर, विल,
शैल, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड। इस तरह स्टेप बाय स्टेप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह हैव, हैज़, हैड तक स्टेप बाय स्टेप पहले हेल्पिंग वर्ब की प्रैक्टिस, उसके बाद फिर डू, डज, डिड टेंस से शुरू हो जाएंगे। तो टेंस आपको यहाँ पर बाद में आता है 1 मंथ के बाद। पहले हम हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंसेज में आते हैं। ये जितने यहाँ पर है यहाँ तक हैव, हैज़, हैड तक, बाकी डू, डज, डिड लास्ट में टेंस में आएंगे। तो यहाँ पर पहला हमने लिया है इज, एम, आर, 3 हेल्पिंग वर्ब, ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं। प्रेजेंट में हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं और इसको कहते हैं इज, एम, आर को टू बी का फॉर्म। ये टू बी के फॉर्म कहलाता है। टू बी क्यों कहलाता है? क्योंकि ये टू मतलब होना, नानी, टू बी मतलब पूरा बनना या होना। होना से ही बना है होता है, यानी है, हूँ, हो बना है, या होता है, होता हूँ, होते हो, ये हिंदी बनता है। तो इज से क्या हिंदी बनेगी? 2 हिंदी। इज मतलब है भी होता है और होता है मैंने हूँ, होता हूँ। आर मतलब है, होते हैं। जैसे दूध सफ़ेद होता है तो मिल्क इज़ वाइट, सफ़ेद हो गया। तो इस तरह से, और दूध सफ़ेद है, मिल्क इज़ वाइट, दोनों हिंदी आ गया, इसलिए इसके 2 हिंदी आ गया। इसलिए इसी तरह टू बी मतलब होना, और जब इज, एम, आर बोलते हैं तो होता है, पास्ट में था और होता था, ऐसे। तो हो गया क्लियर? आपसे कोई पूछे कितने हेल्पिंग वर्ब है इंग्लिश में? टोटल 13 नाम बताएंगे। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैव, हैज़, हैड, डू, डज, डिड। आपको पूछे टू बी की फॉर्म कितने होते हैं? आप बोलेंगे 8 फॉर्म होते हैं। टू बी मतलब 8 फॉर्म। कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, फिर बी, बीन, बिंग। तो इज, एम, आर आता है प्रेजेंट में, वॉज, वर का प्रयोग करते हैं पास्ट में, और बी और बीन और बिंग का प्रयोग सभी में होता है। पैसिव वॉइस में भी होता है, एक्टिव वॉइस में होता है। तो इस तरह से प्रयोग किया जाता है इनका। तो हो गया क्लियर? अब ये याद आपने कर लिया। अब इसके कुछ और नियम याद रखने। क्या याद रखने हैं? कि इज एम मतलब होता है हूँ, इसका प्रयोग केवल सब्जेक्ट आई के साथ होता है। और इज मतलब होता है जब सब्जेक्ट ही, शी, इट, दिस, दैट और कोई एक वचन हो, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन, तब इज आएगा। और आर का प्रयोग करते हैं जब यू, वी, दे, दीज और दोज और बहुवचन होता है, तब हम आर का प्रयोग करते हैं। और एम जो है सिंगुलर है, आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। और ये ही, शी, इट भी सिंगुलर है, लेकिन ही, शी, इट में इज आता है और आई के साथ एम आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही, शी, इट कौन सा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, दूसरे घर के हैं। आई कौन सा है? अगले अलग घर का है, दूसरे घर का, ये फर्स्ट पर्सन में आता है। आई का बहुवचन क्या होता है? वी। याद रखें, आई प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर है और कॉमन जेंडर है, जो लड़का लड़की, ठीक है, औरत मर्द सबके लिए आता है। ये कॉमन जेंडर है, इसलिए सबके आता है। ठीक है, लड़का भी बोलता है, लड़की बोलती है आई। और जो है वी इसका बहुवचन है, ये भी कॉमन जेंडर है, हम लड़कियां भी बोलते हैं, लड़के बोलते हैं हम। उस तरह से ही, शी, इट, ही जो है ये किसी आता है? ये पुरुष के लिए, शी स्त्री के लिए, दोनों हिंदी हुआ है। इट में यह होता है निर्जीव चीज़ के लिए या जानवरों के लिए, छोटे जानवरों के लिए। दिस सबके लिए आता है, दैट भी सबके साथ आता है, सिंगुलर में आते हैं। इसको कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, कोई सा भी हो आपको इज लगाना है। और यू क्या है? सिंगुलर भी है, प्लुरल भी है। यू कौन सा प्रोनाउन है? सिंगुलर भी आता है। ये तुम लड़के हो, यू आर ए बॉय। तुम सारे लड़के हो, यू ऑल आर बॉयज। तो यू आ गया दोनों के लिए, बहुवचन में आ गया, एक वचन में, तो यू आता है दोनों में, सिंगुलर भी है, प्लुरल भी है। आगे ऑब्जेक्ट से पता चलेगा कितने ऑब्जेक्ट हैं। तो तुम लड़के हो, एक लड़का, यू आर ए बॉय, तो यू का सिंगुलर। तुम सब लड़के हो, ये बन गया बहुवचन, क्यों? सब आ गया, तो यू आर ऑल बॉयज, यू ऑल आर बॉयज। तो यू के साथ जो हमने लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से यू सिंगुलर भी, प्लुरल भी है। वी हो गया, बहुवचन हो गया। दे भी हो गया बहुवचन। ही, शी, इट का बहुवचन दे होता है। दे क्या है? थर्ड पर्सन बहुवचन। और ही, शी, इट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। तो ये अब याद हो गया। अब आते हैं इस पर, रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके 6 वहाँ की 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बोल चाल के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए, लिखने के लिए हम 6 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग सीखेंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ठीक है। ये सब इसके रूल्स हैं, रूल्स वाले फॉर्मूला है।
तो 6 प्रकार के फॉर्मूला है जिसके आधार पे हम अंग्रेजी लिखना पढ़ना बोलना सीखेंगे। तो ये जो पहला फॉर्मूला है इसको रूल नंबर 1 कहते हैं। इसका क्या है, रूल नंबर 1 है। इसमें क्या है, इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। 4 नाम है। चारों मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य। सबका एक ही मतलब है, साधारण वाक्य बोले या स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें उत्तर होता है। इसमें क्या होता है, ऐसे वाक्य उत्तर वाले होते हैं। इसमें जो भी होगा सेंटेंस होगा सारे उत्तर वाले। जैसे उत्तर वाले कैसे, ना तो इसमें नहीं लिखा होगा और ना इसमें क्या पूछेगा प्रश्न, ना कौन लिखा होगा, सिर्फ हाँ वाला उत्तर होगा। हाँ जैसे कैसे, यह दिल्ली है, मैं घर पर हूँ, बच्चे खुश हैं, मैं ताजमहल गया था, मैं स्कूल जा रहा हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। टेंस कोई सा भी हो पर सारे अफर्मेटिव सेंटेंस लाते हैं। ठीक है, बल्ब लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि सब में उत्तर आ रहा है। ठीक है, वह सोया हुआ है, मैं एक अध्यापक हूँ, वह एक लड़का है, तुम एक लड़की हो, हम लोग भारतीय हैं, तुम गरीब हो, सब में उत्तर आ रहा है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहचान लिया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब ये हो गया स्वीकारात्मक वाक्य, किसी उत्तर को स्वीकार कर रहे हैं, इसमें प्रश्न नहीं है, मना नहीं कर रहा है। होता मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, नहीं आता, तब ये रूल नहीं काम करता है, ये फिर नेगेटिव होता है। ठीक है, क्या हुआ, एक लड़का है, क्या आ गया, इसमें क्या नहीं आता है, ये हो गया फिर इंटरोगेटिव। तो ये पहचान है, सिर्फ उत्तर वाले वाक्य कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। पहचान लिए, हो गया। अब आगे देखते हैं इसका प्रयोग कब करते हैं अफर्मेटिव ईजेमार का, जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी नाउन के बारे में, नाउन किसे कहते हैं, कोई व्यक्ति वस्तु स्थान, एनी प्लेस, एनी पर्सन, एनीथिंग। दुनिया में सब कुछ, सब नाउन है। 5 प्रकार के होते हैं नाउन, उनमें से कोई व्यक्ति वस्तु स्थान हो उसे नाउन कहते हैं। और इसके बारे में जब जानकारी देते हैं या इसकी स्थिति बताते हैं, हालात, कंडीशन, पोजीशन, पद, उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं, तो तब हम ईजेमार का प्रयोग करते हैं। और जब कोई आगे ऑब्जेक्ट हो, जैसे ईजेमार प्लस ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट में तो आता है, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये आते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, अन्य शब्द है, नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये सब किस में आते हैं, ऑब्जेक्ट में या अन्य शब्द में। नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब आते हैं अन्य शब्द में, बचे हुए शब्द में जो बच जाता है, ऑब्जेक्ट के नाम जानते हैं या अन्य शब्द। तो इस तरह आपने देखा कि ईजेमार का प्रयोग इस तरह करते हैं। आप सेंटेंस में आते हैं, सेंटेंस कैसे बनाएंगे ईजेमार के, आप देखिए। सबसे पहले अब ये आप देखा, आप इसको तो ये याद आपने कर लिया, याद कौन कौन से हेल्पिंग में सहायक क्रिया कौन सी होती है, अब इसे हटा देते हैं। आपने याद कर लिया होगा कि कितने होते हैं, टोटल हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, 13 अंग्रेजी में 13 होते हैं। तो नाम याद हो गया ना, हो गया। और ये टू बी की फॉर्म याद है, टू बी मतलब तो होना होता है, इसकी कितनी फॉर्म, 8 फॉर्म्स, 8 फॉर्म होते हैं, ये भी याद कर लिया। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और बीइंग, हो गया ये भी याद। चलिए अब चलते हैं आगे, सेंटेंस, हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ठीक है, फ्रॉम हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी में सेंटेंसेस कैसे बना। फर्स्ट सेंटेंस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू राइट हियर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, करने वाला। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो करने वाला होता है या जिसके बारे में बात करते हैं या जिसका उत्तर कौन से मिलता है। तो हम अगर सब्जेक्ट नहीं पहचान पा रहे हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप सब्जेक्ट नहीं पहचान पाएंगे तो किसी काम का नहीं, वाक्य बनेगा ही नहीं। तो क्या पहचान है, जिसका उत्तर क्या से मिले, कौन से। जब कौन से उत्तर मिले उसे सब्जेक्ट कहते हैं, कौन से उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एक ये पहचान है। या दूसरी पहचान ये है कि हु डज समथिंग, जो किसी काम को करता है या कुछ करता है, करने वाला। जैसे वह स्कूल जाता है, स्कूल कौन जाता है, या जाने वाले कौन है, वह। ठीक है, मनीष पढ़ता है, तो पढ़ने वाले कौन है, मनीष। मनीष सड़क पर दौड़ता है, दौड़ने वाला कौन है, मनीष। ये सब सब्जेक्ट हैं जो किसी काम को करता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट में से शुरू में आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में ज़्यादातर शुरू में ही सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो याद रखें, जो कौन से उत्तर मिले वो सब्जेक्ट है, कौन से। अब वाक्य में आते हैं, मैं एक अध्यापक हूँ। अब यहाँ मत देखिए, अपनी मर्जी से बनाइए। सबसे पहले रूल लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये सब्जेक्ट है। आई, ही, शी, इट, दिस, दैट, यू, वी, दे, दीज, दोज, और कोई भी बहुवचन, कोई भी नेम्स, कोई भी नाम आ जाए किसी का, राम, श्याम, मोहन, सोहन, राधु। ठीक है,
नाजिम अकबर, सीता गीता, ये सब नाम आ जाए तो ये सब सब्जेक्ट लाते हैं। होगी क्लियर? अब यहाँ जो सब्जेक्ट है शुरू में मैं, तो ये हो गया मैं के लिए क्या होता है आई, ये हो गया आई हो गया। आप कह रहा है इज एम आर में से एक ही लिखना है। कई लोग क्या करते हैं दोनों, ये भी लिखते हैं ये लिखते हैं, दोनों नहीं, तीनों नहीं लिखना है। लिखा है, ये डंडा दिया ना ऑब्लिक का, इससे होता है इज या आर या एम, यानी या तो ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो, तीनों नहीं लिखना है, एक ही लिखना है सब्जेक्ट और हिंदी के अनुसार। तो हिंदी में क्या लिखा है हूँ, और हूँ के लिए क्या आता है एम, और एम कहाँ आता है आई के साथ। बस ये तो याद करना पड़ेगा, इसके बिना सेंटेंस नहीं बनेंगे। आई, ये हो गया हूँ एम। यहाँ एम क्यों आ गया? क्योंकि रूल है कि हिंदी में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हिंदी में फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट फिर वर्ब, दो रूल होते हैं। अगर हिंदी का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर वर्ब, ये है, ये रूल है। 1 2 3। थोड़ा हाथ, ये मेरा हाथ जो है थोड़ा सा लिखते लिखते पकड़ छूट जाती है मार्कर का, क्योंकि ये हाथ जो है ना थोड़ा सा ये मेरा यहाँ शीशे से कट गया था, ये देख रहे हैं पूरा कट गया ये, तो काम नहीं करता है, ये पकड़ना पड़ता है इसे दबा करके, तो मेरा हाथ ये काम नहीं करता, ये लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। ये शीशे से कट गया था सन 2015 में 2 अगस्त संडे के दिन था, सन 2015 में कट गया था शीशे से। ये 4 बार ऑपरेशन हुआ, लेकिन ये हाथ ठीक नहीं हुआ, दिख रहा है ये ऐसे ही रहता है, इससे पकड़ नहीं पाता हूँ, कुछ भी पकड़ता हूँ छूट जाता है हाथ से। इसमें कुछ सुन है, सुन हो गया है, एहसास कुछ नहीं होता कि इसमें क्या पकड़ा मैंने, ठीक है। और ये आपस ये टच नहीं होता है। कौन सा हाथ? दाहिना हाथ। कुछ खा नहीं पाता हूँ, पकड़ नहीं पाता हूँ, बटन नहीं बंद कर पा रहा हूँ इससे, बस ये खाली, तो इसको भी ऐसे नहीं पकड़ पा रहे, छूट जाता है, निकल जाता है ये, क्योंकि ये दिख रहा है कैसा हो रहा है, दिख रहा है ये, देखिए ये, और यहाँ देखिए गुच्छा बन गया। इलाज कराया 4 साल 5 साल सफदरजंग हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, ये काम नहीं कर। 5 साल बाद छोड़ दिया, फिर प्राइवेट में सोचा करने के लिए, फिर पैसे की कमी से छोड़ दिया, पैसे नहीं थे छोड़ दिया, फिर तब से ऐसे चल रहा है। बस ये है कि पकड़ता हूँ ये छूट जाता है लिखते लिखते हाथ से, थोड़ा सा राइटिंग में सिर्फ दिक्कत होती है, तो इसलिए घबराई नहीं, आप सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दर्द वगैरह नहीं होता है, बस ये है कि पकड़ नहीं बनती, फिसल जाता है। क्या, चलिए तब कहाँ थे हम? यहाँ। तो देख रहे हैं ना, मैं कहते आई एम, अब यहाँ क्या आएगा? अब आई एम तो लिख दिया हमने, अब आगे क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए, पहले हिंदी में क्या आता है? सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आता है ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट है पूरा, और फिर वर्ब, लास्ट में वर्ब। हिंदी में लास्ट में वर्ब आता है और अंग्रेजी में बीच में वर्ब आता है, सब्जेक्ट बात। तो ये सेंटेंस किस में बना रहे हैं? अंग्रेजी में बना रहे हैं, तो ये रूल फॉलो करेंगे। हिंदी में बनाएंगे तो ये रूल फॉलो करेंगे। ये हिंदी का है, किसका? ये हिंदी का है, ये अंग्रेजी का है, ये इंग्लिश का है रूल। ये फॉर्मूला किसका है? इंग्लिश का। और हम कौन सा अंग्रेजी सीख रहे हैं? ब्रिटिश इंग्लिश। याद रखें, कोई पूछे कौन सा इंग्लिश सीख रहे हैं, क्या क्या ब्रिटिश। ये हम अमेरिकन नहीं सीख रहे हैं, अमेरिकन अलग स्पेलिंग होता है, ब्रिटिश अलग होता है। हमारे देश में अंग्रेजों ने राज किया है, तो उन्हीं की अंग्रेजी चल रही है, ब्रिटिश, ब्रिटेन की। अगर अमेरिकन अंग्रेजी सीखेंगे तो आपका पेपर एग्जाम में नंबर कट जाएगा। कैसे? जैसे एग्जाम में देखिए, हम लिखते हैं कलर, COLUR, लिखते हैं सेंटर, CENTRE, ये ब्रिटिश स्पेलिंग है, हम इसी की सीख रहे हैं, इसी के। और लोग क्या करते हैं? अमेरिकन लिखते हैं स्पेलिंग। अमेरिकन स्पेलिंग क्या होता है? ये अमेरिकन स्पेलिंग COLOR, ये यू कट जाता है R, ये अमेरिकन है। और CENTER, ये अमेरिकन है। ये कौन सा है? अमेरिकन है स्पेलिंग, ये अमेरिकन है, और ये ब्रिटिश का है, ब्रिटेन का, अंग्रेजों का, ये ब्रिटिश है, ठीक है ना। तो देख रहे हैं स्पेलिंग, देखिए COLOUR, COLOR, यहाँ पर U है, यहाँ पर O है, यानी इसमें U नहीं है, और सेंटर में TER है, और यहाँ TRE है। यहाँ स्पेलिंग क्या है? TRE, स्पेलिंग जो है TRE। ये देखिए यहाँ पे देव इंग्लिश सेंटर, ये पूरा एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ का ये सेंटर का स्पेलिंग देखिए, यहाँ ये ब्रिटिश का है। तो हम लोग क्या, कई लोग ये लिखते हैं ये, तो कहीं बोर्ड वगैरह लगा रहे हैं दुकान में तो चल जाएगा, पर एग्जाम देंगे, पेपर देंगे तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि इसके स्पेलिंग क्या अलग है, इसके अलग है। बोलने में साउंड सेम है, ये भी कलर है, ये भी सेंटर है,
ए भी कलर, ए भी सेंटर है, स्पेलिंग अंतर है। इसका आपको नंबर मिलेगा, इसमें फेल नहीं होंगे, इसमें फेल नहीं, पास हो जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश का है। और ये अंग्रेजी जो है अमेरिका की है। तो अमेरिका का जब भी फ़ायदा होगा जब आपको अपना बोर्ड लगाना, ये सब चलेगा। जब एग्ज़ाम देंगे तो नंबर कट जाएगा। तो देखिए, बोर्ड वगैरह लगाना हो, कुछ लिखना हो कहीं, तो चल जाएगा। एग्ज़ाम में ध्यान ना ये आएगा इसका, ठीक है, कंपटीशन में। तो आपने देख लिया ना स्पेलिंग, तो ये ध्यान के बहुत सारे स्पेलिंग ऐसे है जो लोग यहाँ पर लिखते हैं अमेरिकन, तो वो चल जाता है क्योंकि पेपर नहीं देना है। पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम अभी सीख रहे हैं, तो ब्रिटिश नहीं लिखेंगे, हम ब्रिटिश वाला लिखेंगे, अमेरिकन नहीं लिखेंगे। हमारी को स्पेलिंग कौन सी है? ब्रिटिश, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कितनी जानकारी दे रहे हैं आपको, कितनी जानकारी आपको मिल रही है। अब आगे चलते हैं। मैं एक अध्यापक हूँ, तो हिंदी में क्या है? सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। ये सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है इतना, फिर ये वर्ब आता है लास्ट में इतना, 3 हो गया। और इंग्लिश में क्या है? पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर आता है इज एम आर, ये क्या आता है? वर्ब, सहायक क्रिया है, तो वर्ब कौन सा है? एम हो गया। फिर लिखा है ऑब्जेक्ट, नंबर 3 में क्या है? ऑब्जेक्ट, जो बच गया। तो बच क्या गया? बच एक टीचर, ये क्या है? आर्टिकल ए, और टीचर क्या है? नाउन, अध्यापक। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, या आई एम ए टीचर, ये भी बोलते हैं, अभी बोलते हैं। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, बन गया। वह एक लड़की है या वह एक लड़का है, तो यहाँ सेंटेंस क्या? वह एक लड़का है, तो वह के लिए क्या आएगा? 3 शब्द है हमारे पास, 3 है ना। वह के लिए ही, शी, दैट। दैट मने भी हुआ, शी मने भी हुआ, ही मने भी हुआ। ही कब आएगा? जब कोई पुरुष मेल की बात करेंगे, मेल के लिए क्या आएगा? एम आएगा, मेल। और इसके लिए क्या आएगा? फीमेल के लिए क्या आएगा? फीमेल के लिए, स्त्री के लिए शी, ठीक है। और दैट मने वह, न्यूटर, जेंडर, न्यूटर, यानी सबके साथ आता है ये, लेकिन ये निर्जीव के साथ भी आता है, सजीव के साथ, कंडीशन के साथ आता है कि कोई चीज़ इशारे बताते हैं तो सजीव में आता है, लेकिन ये आता है निर्जीव के साथ। दैट कहाँ करते हैं? जब नॉन लिविंग थिंग्स होता है निर्जीव के साथ, और ये सजीव के साथ होते हैं, प्राणी के साथ। ये प्राणी के लिए होता है, ठीक है। तो क्या है? ही मने भी हुआ, शी मने हुआ। लड़का के लिए क्या आएगा? ही, और लड़की के लिए शी, हो गया। तो यहाँ देखते हैं क्या हुआ है? एक लड़का है, तो लड़का में क्या आएगा? ही, ठीक है, हुआ। तो यहाँ लिखेंगे ही, क्योंकि ही हो गया, ही मने हुआ। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद आपको लिखना है वर्क कौन सा? हेल्पिंग वर्ब, ही। उसके बाद ही के साथ क्या आता है? इज एम आर में से क्या आएगा? तो यहाँ लिखा है, ये देखा, ही के साथ इज आता है, तो यहाँ लिखेंगे इज, ही इज, हो गया। अब आगे क्या लिखा हुआ है रूल में? 1, 2 हो गया। ऑब्जेक्ट, बच क्या गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एक लड़का, अ बॉय, ही इज अ बॉय, हो गया, क्लियर। ही इज ए बॉय। आगे तुम एक लड़की हो, तो तुम एक लड़की क्या हो गया? सब्जेक्ट क्या है? यू। सब्जेक्ट क्या है? यू, यू मतलब तुम होता है, हो गया, यू। उसके बाद क्या आएगा? यू के साथ इज एम आर में से क्या आएगा? यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है, यू के साथ आर आता है, आर आ गया, तो यू आर। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, जो बच क्या आ गया? एक लड़की, अ गर्ल, यू आर ए गर्ल, फुल स्टॉप। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। हिंदी में ये होता है, ये डंडा है, ये फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम। अंग्रेजी में ये बिंदु, यानी ये डॉट, ये पॉइंट, ये है फुल स्टॉप। ये लगाना जरूरी है, नहीं तो नंबर कट। इसे कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स, यानी कि विराम चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्ह। तो ये जरूरी है पॉइंट, सिंगल पॉइंट ये, ठीक है। आगे हम लोग भारतीय हैं, तो हम लोग क्या है? बहुवचन। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग, बहुवचन। तो हम लोग को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वी कहते हैं। वी माने हम सब, हम लोग। तो क्या आएगा? वी आएगा। उसके बाद वी के बाद क्या आता है? इज एम आर में से क्या आएगा? सब्जेक्ट आ गया। तो वी के साथ क्या आएगा? आर। आर मतलब है और हो दोनों होता है, हो भी और हैं भी, तो यहाँ पर आर लगाएंगे, वी आर। उसके बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बच गया? भारतीय, इंडियंस, वी आर इंडियंस। वी आर क्या हो गया? इंडियंस। वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं।
यहाँ बहुवचन तो यहाँ भी एस लग गया बहुवचन में। इंडियन मतलब एक भारतीय, इंडियन में बहुत सारे भारतीय, तो यहाँ पर नाउन भी बन गया बहुवचन। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ बहुवचन है तो यहाँ पर बहुवचन नाउन हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, बहुवचन भी बन गया सब्जेक्ट। इंडियन, इंडिया क्या है नाउन, इससे बनाया बहुवचन बन गया तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। तो हम नाउन बन गया है, काम करें इंडियंस, तो वी आर इंडियंस, हो गया क्लियर। तो आपने देखा, क्या देखा आपने कि इसके आधार पर कितना ईजी बन गया आसानी से ये सेंटेंस है। तो ये आपने ये सब इजमार प्रयोग कर लिया, तो रूल याद करेंगे, सब्जेक्ट इजमार ऑब्जेक्ट, और ये सब याद करना है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब एम हो गया, और ये टीचर आर्टिकल हो गया, कॉन्सोनेंट है तो टी बन गया, ए टीचर, ये नाउन हो गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का। बना लिया, बहुवचन भी हो गया, एक वचन। तो आपने हमने सीखा यूज ऑफ इज एम आर, तो तीनों प्रयोग सीखा। देखो एम भी आ गया, इज भी आ गया, आर भी आ गया, इसलिए कहता है इज एम आर का प्रयोग, कि इज के एम का भी सेंटेंस बना लिया हमने, इज का भी बना लिया, आर का बना लिया। और देखिए 2-3 सेंटेंस, उसके बाद फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा। क्या देखना है कि सेंटेंस जो है, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं सभी लोग, जो स्कूल के बच्चे हैं, अब इन्हें ये भी कंफर्म नहीं होता। हाँ, जैसे पहला हमारा है वह एक लड़की है, वह एक लड़की है लड़की है, ये सेंटेंस है। नंबर 2, यह एक लड़की है। 3, तुम एक लड़की हो गया। अब यहाँ देखिए, यह एक लड़की है, यह एक लड़की है, तुम लड़की हो। अब 3 सेंटेंस है, सब में लड़की है, पर अगर वह एक लड़की है, यहाँ पर अगर लड़की लिखा हुआ है तो अंग्रेजी में जब सब्जेक्ट होगा तो इसकी 2 हिंदी है, ही मने हुआ, शी मने हुआ। किसको लिखेंगे? तो लड़की की बात क्या होगा तो क्या लिखेंगे? शी लिखेंगे। देखिए यहाँ शी लिखा है, तो शी, और फिर वर्ब क्या है? शी के बाद सब्जेक्ट में इज एम-आर, शी इज। उसके बाद क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? एक लड़की, अ गर्ल, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप हो गया। अब देखिए अगला, यह एक लड़की है। अब यहाँ भी लोग गलती करते हैं कि बस लड़की देखते हैं बस शी लगा देते हैं, यही गलती नहीं करना आपको। यहाँ हिंदी चेंज है, सब्जेक्ट यह लिखा है, अगर वह लिखा होगा तभी शी लिखेंगे, और यहाँ हिंदी में यह लिखा है, लड़की से मतलब नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो गया है, यह लिखा है नज़दीक के लिए, सामने यह एक लड़की है तो हिंदी में यह हो गया, और यह के लिए क्या आता है? दिस, दिस में यह, तो यहाँ पर हम दिस का प्रयोग करेंगे। तो दिस इज ए गर्ल, दिस इज ए गर्ल, यहाँ दिस आ गया। आप कहेंगे लड़की तो यहाँ शी लगा रहे, शी तो जब भी लगाएंगे जब हिंदी में वह लिखा होगा, वह तो लिखा ही नहीं है, हिंदी में यह लिखा है, तो सब्जेक्ट तो चेंज हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर आपको यह लगाना है, दिस लगाना है। इससे कोई मतलब नहीं है कि लड़की लिखा है तो सब में शी लगा दो। जब सब्जेक्ट चेंज हो गया है, यहाँ पर वह था तो वह के लिए हमने ही लिखा, यहाँ सब्जेक्ट यह है तो दिस आ गया। तो इसलिए इस पर ध्यान दें, इस पर ध्यान दें कि लड़की तो सब में शी लगाई जाओ, शी लगाई जाओ। आगे तुम एक लड़की हो, अब यहाँ लड़की है तो यहाँ भी तो आप लगा देंगे नहीं, शी, लड़की शी लगा दो। तो शी कब लगाएंगे? जब वह लिखा होगा हिंदी में, यहाँ सब्जेक्ट तुम है, तुम लड़की हो, तो तुम के लिए यू आता है, तो यू आ जाएगा, यू आर अ गर्ल। यू क्यों बन गया? यू हो गया सब्जेक्ट, फिर यू के साथ क्या आता है? आर आता है, वर्ब हो गया। फिर एक लड़की क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट हुई एक लड़की, हो गया तीनों। तो यू आर ए गर्ल,
तो यहाँ देखा लड़की सब में है, लेकिन सब्जेक्ट में कहीं शी, कहीं दिस, कहाँ यू आ रहा है कहीं। आप सोचते हैं सभी में लगा दें शी, तो जब लगाएंगे जब हिंदी में वह लिखा होगा तभी लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है। तो हो गया क्लियर। ये बहुत लोग गलती करते हैं कि जहाँ लड़की लिखा हो बस शी लगा देते हैं, ऐसी गलती नहीं कर। शी तो जब भी आएगा जब वह लिखा हो तब। अब लगता वह लड़का है, यहाँ कर दिया लड़का है, ठीक है, वह लड़का है, यहाँ भी लड़का कर दिया, ठीक है। तुम एक लड़के हो, सिंगल हो गया। अब यहाँ हिंदी चेंज हो गया, हिंदी चेंज वह एक लड़का है, यहाँ भी वह आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, ही आएगा। अब यह लड़की नहीं है, अब लड़का आ गया, पुरुष जाति में आ गया। तो पुरुष जाति में क्या है, ही। अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ ही आएगा, ही इज़ अ, यहाँ भी गर्ल नहीं आएगा, नहीं तो उल्टा पलटा हो जाएगा। फिर यहाँ भी चेंज करना, बॉय करना पड़ेगा, ही इज़ अ बॉय। अगर गर्ल कर देंगे तो आधा लड़की आधा लड़का बन जाएगा, आधा लड़की आधा लड़का। हाँ, क्योंकि यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और है, आपने पूरा चेंज ही कर दिया जेंडर। तो यहाँ पर ही इज़ ए बॉय, यहाँ करना है। यह एक लड़की है या लड़का है, लड़का हो गया तो दिस इज ए गर्ल नहीं लिखेंगे, दिस इज अ बॉय, फुल स्टॉप। तुम एक लड़के हो तो यू आर ए, ये लड़की हो गया, बॉय, बस यू आर ए बॉय। अब यहाँ फुल स्टॉप, सब में फुल स्टॉप जरूरी है। ये हिंदी का फुल स्टॉप है, ये अंग्रेजी का है, सिंगल, ठीक है, इस तरह से ये जरूरी है। तो तुम एक लड़के हो, यू आर ए बॉय। कितना इजी था। तो आपने सीखा इज एम आर का प्रयोग कितना इजी है, बहुत आसान तरीके बता दिया, प्रैक्टिस करा दिया। आप इसको, इस रूल को बार बार देखिए। और अभी इस चैप्टर में नोट्स में लगभग 300 सेंटेंसेज है इज एम आर के, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वर्ड पावर बढ़ेगा और सारे ये रूल्स याद हो जाएंगे। तो इससे काम नहीं चलेगा, आपने यहाँ सीख लिया, इतना बता दिया तो आप हो गए परफेक्ट। ये ना सोचें आप, इससे परफेक्ट नहीं होंगे आप। ये तो आपको रास्ता बताया गया थोड़ा कि हाँ इस आधार पे आप बना लेंगे, सीख लेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट आता प्रैक्टिस से। पढ़ाते सभी हैं, कितने टीचर अच्छे अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो क्या पढ़ाने से थोड़ी सीखते हैं। स्टूडेंट खुद हार्ड वर्क करता है, कड़ी मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता है। टीचर एक बताते हैं तो 10-10 करते हैं, वो 2 बताए तो आप 50 करते हैं, 100 करते हैं, तब सेंटेंस में तब आता है कॉन्फिडेंस आता है और तभी स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ इतना पढ़ाने से मत सोचिए कि मैं आ जाएगा, यहाँ नहीं। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। इतना से अगर आने लग जाए, 3-3 सेंटेंस बनाने से सीख जाए तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। फिर सब 3 बनाएंगे एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। ज़्यादा बनाने से वर्ड पावर बढ़ता है। यहाँ तो सिर्फ लड़के के बारे में बात हुई, अभी बहुत सारे वर्ड पावर है। टीचर है, लड़का है, टीचर है, बच्चे हैं, ये सब वर्ड पावर कौन सीखेगा। तो इससे सेंटेंस ज़्यादा बनाने से वोकैबुलरी बढ़ती है, वर्ड पावर। तब बुक रीडिंग में दिक्कत, जब बुक रीडिंग करेंगे दिक्कत नहीं आएगी, बोलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, उसमें चाहिए वर्ड पावर है। तो वर्ड पावर के लिए सेंटेंसेस प्रैक्टिस कराते हैं हम जानबूझ के, यहाँ ज़्यादा 200-300 कराते हैं हर चैप्टर में, ठीक है। तो आप चैप्टर में करिए और आपकी हो गए क्लियर। और जब ध्यान रहे, जब भी ये